नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन और इसके बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें मुकेश कुमार जी ने किया है। तो आइए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये भारत की एक अग्रणी कंपनी है रेलवे वैगन के निर्माण में, और इनकी जो क्षमता है वो लगभग 10,800 वैगन बनाने की है, और जिसे अब इस साल के अंत में वो 12,000 करने जा रहे हैं। तो बड़ी कंपनी है। दूसरी बात ये है कि इनका जो पूरा फोकस है वो लॉजिस्टिक्स मार्केट पे है। लॉजिस्टिक्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से हो सकता है, या तो आप रेल के थ्रू करते हैं जिस वैगन में तो ये है ही, या फिर आप रोड के थ्रू करें तो रोड में कैसे आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा समुद्र से, पानी के जहाज़ से जो ये शिपमेंट होते हैं उनके लिए भी ये काम करते हैं, और इसके अलावा भी ये छोटे मोटे नवाचार ये कर रहे हैं। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं बता दूँ कि कंपनी जो है वो ओरिजिनली सीबको नाम से 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और ये कंपनी लिस्टेड कंपनी थी। बाद में ये जो सीबको कंपनी है इसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, और इस इश्यूज़ के कारण इनके ऊपर डेट बहुत हो गया, कर्जा बहुत हो गया। तो ये जुपिटर वैगन जो है इसने एक एसेट सेल में, स्ट्रेस्ड एसेट सेल, यानी कि जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को इन लोगों ने खरीद कर उस कंपनी का कर्जा चुका दिया, और ये मालिक हो गए जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है जुपिटर वैगन वाले। फिर जुपिटर वैगन ने अपने आप को इस कंपनी में मर्ज कर लिया। ठीक है, वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि सीबको जो थी वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी थी। तो इस चीज़ को जब अक्वायर करने वाली कंपनी अपने आप को अक्वायर्ड कंपनी में मर्ज कर ली तो इसको रिवर्स मर्जर बोलते हैं। उसका कारण सिंपल है कि अगर ये अपने आप को सीबको में मर्जर नहीं करते तो इनको वापस से लिस्टिंग करानी पड़ती। तो खैर ये थोड़ी तकनीकी बातें हैं। तो बात अब ये करते हैं कि आखिर इनका फोकस जो है वो किस तरफ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो मेन फोकस है वो रेलवे वैगन के निर्माण के ऊपर है, और ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में आने वाली है, एक तो ये है कि जो वंदे भारत टाइप के जो नई नई ट्रेन्स बन रही हैं तो उनके कारण कोचेज़ में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। नए नए तरह के कोच बन रहे हैं, नए तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा क्या है, जो फ्रेट है, यानी कि अगर भारत को आगे जाना है, अपने आप को एक विकसित देश के रूप में प्रस्तुत करना है, तो वहाँ पर अपने व्यापार को उन्हें कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि भारत बहुत विशाल देश है, इसलिए जो पर यूनिट कॉस्ट है भाड़े की वो रेल ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सस्ती पड़ती है। इसलिए रेल ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब माल ढुलाई के लिए, वैसे वैसे वैगन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मालगाड़ी के वैगन्स की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि अभी भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि मेट्रो जो है ना, मेट्रो ट्रेन, वो देश के लगभग 50 से ज़्यादा शहरों में चलाएं। उसके लिए 5,000 से 7,000 कोचेज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें लगभग 70,000 करोड़ के ऑर्डर आने बाकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोड की। तो ये जो कुछ रोड सेक्टर में करते हैं, तो ये जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह, उनके ऊपर चेसी के ऊपर ढांचा बनाते हैं जिसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी कई तरह की हो सकती है, वो कम्प्लीटली पैक्ड हो सकती है, वो एसी वाली हो सकती है, क्योंकि कई चीज़ें अपने को माल ढुलाई जब अपने को करनी पड़ती है तो ऐसे रेफ्रिजरेटर कंटेनर की आवश्यकता होती है ताकि उसमें एक ख़राब होने वाला माल ले जाया जा सके। फिर कुछ टैंकर्स टाइप चीज़ें भी होती है। तो ये जो डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरह की ये बॉडी बिल्डिंग का निर्माण भी करते हैं, और किन क्लाइंट्स के लिए करते हैं मैं बताऊंगा। फिर चौथा जो ये नवाचार कर रहे हैं वो ये है कि इनको ड्रोन सेक्टर में, जो एयर वाला पार्ट हुआ लॉजिस्टिक्स में, तो एयर वाले पार्ट में भी ड्रोन्स में इनको बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं। और ये कहते हैं कि ऐसा अनुमान है कि 2030 तक जो ड्रोन्स की आवश्यकता है वो अभी जितनी आवश्यकता है, या ड्रोन का जो मार्केट है वो अभी के मार्केट से लगभग 8 से 10 गुना हो जाएगा। तो ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं।
अब बात करते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू का डिवीज़न क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मेन इनका जो फोकस है वो रेलवे वैगन्स के ऊपर है। तो लगभग 85.5 या 86% इनका जो रेवेन्यू आता है वो रेलवे वैगन से आता है। और आप ये समझ लीजिए कि रेलवे वैगन कोई इंडियन रेलवेज ही नहीं देता है, नहीं प्रोक्योर करता है, वो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोक्योर करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो आयरन ओर ट्रांसपोर्ट कंपनी करने वाली कंपनीज़ है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, फिर स्टील बनाने वाली कंपनीज़ है, फिर सीमेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं उनको अपने माल ढुलाई के लिए उनके जो प्राइवेट रेल्स होती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे खदान से लेके किसी पर्टिकुलर डिपो तक जब आप लेकर जाते हो, उस आपने फिल्मों में भी देखा होगा, छोटी छोटी टोकरी टाइप, बास्केट टाइप जो है, उसमें कोयला हुआ, सीमेंट हुआ, या आयरन ओर हुआ, या स्टील हुआ, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी उनको वैगन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए ये वैगन्स बनाते हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो कमर्शियल बॉडी बिल्डिंग जो है, यानी चेसी के ऊपर जो ये बॉडी बनाते हैं, उससे लगभग 11.25% रेवेन्यू आता है। तो आप समझ लीजिए 96-97% इनका रेवेन्यू जो है ना वो इन दोनों कामों से आता है। इसका और ये 86% तक रेलवे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या हुआ, तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे ये और इक्विपमेंट बनाते हैं, ब्रेक्स बनाते हैं रेलवे के लिए, फिर व्हील एंड एक्सल बनाते हैं। बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है अभी इनके पास, आगे ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आगे बताऊंगा आप ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की, और जो एक CMS क्रॉसिंग करके होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रेन एक जगह से, मतलब जैसे ट्रेन एक लाइन पे जा रही है, अब उसको उस लाइन से दूसरी लाइन पे आना है, तो उसके लिए एक जॉइंट होता है, उसको CMS क्रॉसिंग बोलते हैं। तो वो भी ये काफ़ी बनाते हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ों का जो इनका रेवेन्यू शेयर है ना वो बहुत ही कम है। अब इनके क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इनके रेलवे वैगन्स के जो क्लाइंट्स हैं उसमें इंडियन रेलवेज़ है, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री है, फिर टाटा स्टील हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, अडानी पोर्ट्स वगैरह जो लॉजिस्टिक्स में ये काम में लेते हैं, मतलब अपने जो पोर्ट में जो इंटरनल लॉजिस्टिक्स होती है वहाँ पर ये काम में लेते हैं। फिर जो कमर्शियल बॉडी जो बनाते हैं ये, वो उसमें टाटा मोटर्स के लिए बनाते हैं, महिंद्रा के लिए बनाते हैं, अशोक लेलैंड के लिए भी बनाते हैं। कंटेनर्स की बात करें तो अडानी हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक हुआ, तो उन लोगों के लिए कंटेनर बनाते हैं। और CMS क्रॉस ओवर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ब्रेक्स हुआ, वो तो ज़्यादातर जो काम में लेते हैं ये इंडियन रेलवेज़ लेते हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर रिप्लेसमेंट के रूप में, चूँकि स्पेयर पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्राइवेट सेक्टर जो है अपने पार्ट्स को रिप्लेस करने के काम में लेते हैं। तो अब मैं आपको इनके नवाचारों के बारे में बता दूँ। तो एक नवाचार तो इन्होंने ये किया है कि एक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है एक पिकअप का। पिकअप मतलब वो जो छोटा कमर्शियल व्हीकल जो होता है ना, लाइट कमर्शियल व्हीकल, लेकिन वो EV है, ठीक है। तो इनका ये अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जो EV है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो अभी इन्होंने लाइट कमर्शियल व्हीकल पे फोकस किया है। फिर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका प्रोजेक्ट है वो 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, और ये व्हील एंड एक्सल, फोर्स्ड व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री लगा रहे हैं एक यूरोपियन कंपनी के तकनीकी सहयोग से। वो कंपनी जो है वो एक्सपर्ट है फोर्ज व्हील एंड एक्सल प्रोडक्ट बनाने में। अब इसका क्या अर्थ है, देखिए फोर्ज व्हील एंड एक्सल क्या होता है कि जैसे अपने जिम में आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसमें एक रॉड होती है और दोनों साइड उसके वेट्स होते हैं, तो उस तरीके की शेप है। तो ये तो एक्सल हो गया, और ये जो दोनों साइड जो है ना वो उसके व्हील्स हो गए। तो ये बेसिकली जो ऊपर का टॉप होता है ना, जिसके जो रेलवे के वैगन होते हैं, तो रेलवे के वैगन जिस बेसिस पे चलते हैं, मतलब इन एक्सल जो है ना, ये एक्सल व्हील एंड एक्सल है, इनके ऊपर ही उस टॉप का निर्माण किया जाता है। और सबसे ज़्यादा लोड जो होता है ना वो यही बियर करते हैं, मतलब मेन पार्ट जो होता है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए घूमने वाला, मतलब उसको रन करने वाला और लोड बियर करने वाला यही पार्ट होता है। तो बड़ी डिमांड है इसकी। और ये कहते हैं कि 40% इसमें से एक्सपोर्ट होगा और 60% देश में खर्च होगा। और इससे क्या होगा कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनकी
ये अपने आप को कर रहे हैं, मतलब रेलवे वैगन ये बनाते हैं, लेकिन ये जो अभी व्हील एंड एक्सल जो उसका मेन कंपोनेंट है लोड बियरिंग के लिए, मतलब जो उसको जो ऊपर से वज़न पड़ रहा है उसको सहने वाला जो मेन कंपोनेंट है, ये इंपोर्ट करते हैं या किसी और से सोर्स करते हैं। तो ये कहते हैं हम इंपोर्ट डिपेंडेंस, यानी इंपोर्ट के ऊपर कोई डिपेंडेंस हम रखना नहीं चाहते। और भारत में भी डिमांड है और बाहर के देशों में भी डिमांड है। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2500 करोड़ का है और ये इसमें से 65% ये लोन लेंगे, जिसमें SBI मेन लोन गिवर है, इनको लेंडर है, और 35% ये इक्विटी के थ्रू करेंगे। व्हील एंड एक्सल फोर्जिंग का जो प्लांट है इनका, वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में शुरू होगा। अभी इन्होंने वो सिर्फ ज़मीन एक्वायर की है और इसके साथ ही अभी इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है, EPC कॉन्ट्रैक्टर है जो वो प्लांट लगाएगा, उसको ऑर्डर दिया है और अभी प्लांट के लिए जो प्लांट में मशीनरी लगी उसके लिए सिर्फ इन्होंने पैसे एडवांस दिए हैं। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। फिर क्या है कि एक इन्होंने डिफरेंट जो कंपोनेंट रेलवे के लिए, जैसे मैंने बताया ब्रेक्स हैं और इस तरह की जो सब चीज़ें हैं, इनके लिए डिफरेंट जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर हैं या फॉरेन के मैन्युफैक्चरर उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स में, स्पेशली रेलवे से रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं इसमें भी आगे आएँ। फिर कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि पूरा फोकस इनका ये है कि रेलवे में तो कम से कम जो वैगन बनाते हैं ना उसके सारे कंपोनेंट हम खुद ही बना लें। ठीक है, और उसके साथ ही जब स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, तो वो भी हम सप्लाई कर दें। फिर क्या है, इनकी जो ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक 6304 करोड़ रुपए की 6304 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो करीब करीब आप समझ लीजिए कि जो इनकी 2025 की सेल है उसका 1.63 टाइम्स है। तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अभी ऑर्डर बुक इनकी है नहीं। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए बड़ा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इनका और एग्रेसिव मैनेजमेंट है। अभी एग्रेसिव और ये कैसे आपको पता लगा, देखिए पहली चीज़ तो ये इन्होंने चारों तरफ फोकस कर लिया कि भाई लॉजिस्टिक्स के पूरे क्षेत्र में हमको आना है। दूसरी बात ये, जो रिलेटेड कंपनीज़ हैं जैसे रेलवे में जो काम करती हैं, रेलवे के क्षेत्र में जो काम करती हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, जहाँ भी इनको मौका मिलता है, या तो ये फॉरेन से कोलैबोरेशन करके वो पार्ट बनाने लग जाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि अगर इंडियन कंपनी हुई या बाहर की भी कंपनी हुई तो उसको अक्वायर कर लेते हैं। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन की। तो इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी करते हैं और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी ये करते हैं। फिर जो है ये जो सेक्टर है रेलवे वाला, तो ये काफ़ी चलने वाला है, अभी कम से कम 8-10 साल और चलेगा। गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट का जो बड़ा फोकस है वो रेलवे के ऊपर है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है और भारत को एक समृद्ध देश बनाने के ऊपर है। तो एक्सपेंडिंग सेक्टर है। मैं वीकनेस की बात करूं तो एक चीज़ तो ये है कि रेलवे के टेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मेजर इनका जो रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से भी आता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ इनका रेवेन्यू है ना वो रेलवे के टेंडर से आता है। और जो रेलवे का जो टेंडर होता है ना, वो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से वो बहुत तेज़ी से टेंडर्स आते हैं और कई बार नहीं आते। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और टेंडर अगर इनको नहीं मिला तो रेवेन्यू पे डेंट आएगा। हालांकि कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट का स्ट्रीम जो है ना वो डाइवर्सिफाई करें, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं, एक्सपोर्ट भी करें, लेकिन एक ये रिस्क तो है। दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल जो है ना वो काफ़ी चाहिए। वर्किंग कैपिटल हैवी है क्योंकि आपको माल बना के रखना पड़ेगा और ये कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज जो भी मैन्युफैक्चरिंग में है उनकी ये सब प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी। फिर क्या है कि जो इस तरह का जो सेक्टर होता है, जो कैपिटल गुड्स टाइप का सेक्टर है, ठीक है, जैसे रोलिंग स्टॉक हुआ, मतलब रोलिंग स्टॉक का मतलब वैगन्स वगैरह सब चीज़ें, तो ये जो है ना भारत के GDP ग्रोथ से रिलेटेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, अगर व्यापार या इकोनॉमी में मंदी आ गई तो ये सेक्टर जो है ये भी जो कम पड़ने लग जाता है, यानी स्लो डाउन हो जाता है। अब इनका जो टारगेट है, जो वो ये टारगेट बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि FY28 में, यानी 3 साल बाद FY28 में इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 10,000 करोड़ का हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली देखिए क्या है कि अभी इनका 3800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और
इस ईयर में भी अपनी गाइडेंस ये मैनेजमेंट पूरा नहीं कर पाया। मतलब मैनेजमेंट ने जो बताया था कॉन कॉल में कि भाई हम इतनी ग्रोथ कर लेंगे, उतनी ग्रोथ ये नहीं कर पाए। तब 3 साल में 2.5-3 गुना रेवेन्यू को कर देना मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। और इनका ये कहना ये है कि साहब हमारा जो व्हील एंड एक्सेल फैक्ट्री जब आ जाएगी ना, तो वहाँ पर क्या है कि उससे हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो एक्चुअली उस एरिया पे इनको नज़र, मतलब हमको एज शेयर होल्डर उस एरिया पे नज़र रखनी पड़ेगी। मार्केट कैप की बात करूँ तो 17,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE अच्छा है, 17% का है। डेट टू इक्विटी कोई खास नहीं है, हर 100 रुपये पे 14 रुपये। लेकिन ये डेट टू इक्विटी का फिगर चेंज होगा जब जैसे जैसे ये लोन के जो पार्ट ऑफ लोन इनके पास आता जाएगा। फिर पी बहुत ज़्यादा है, 46 का पी है, और वो भी काफ़ी गिरावट होने के बाद। 12 महीने की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, 6% सेल्स अप है, और प्रॉफिट जो है वो लगभग 12% अप है। प्रमोटर के पास 68% है, FII के पास 4% है, DII के पास 2% है, और पब्लिक के पास वही 36% है। और अब तक के सबसे ज़्यादा, मतलब पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर 3,83,418, यानी करीब 4 लाख शेयर होल्डर जो हैं वो रिटेलर हैं, छोटे शेयर होल्डर हैं। और ये सारे जो हैं ये एक हाइप में आए हैं, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस नीचे गिरा है वैसे वैसे लोगों ने इसको अकोमुलेट किया है। तो देखिए ये जो है ना, कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में इसके जितने भी ग्रोथ जो है ना प्लान्स, वो सारे इस भाव में फैक्टर्ड इन है, इस PE में फैक्टर्ड इन है जो आपके 46 का PE है। तो मैं फ़िलहाल इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं देखता, जब तक कि इनका ये 2027 में, अगले 2 सालों में, इनका ये 2-3 सालों में जब तक ये प्लांट व्हील एंड एक्सेल वाला कमीशन नहीं हो जाता और वहाँ से परफॉर्मेंस उसकी नहीं आनी शुरू हो जाती। और हाँ ये है कि जैसे कोई टेंडर आएंगे, रेलवे के टेंडर सरकार डिक्लेयर करेगी तो ये चलेगा, फिर रुक जाएगा। कितने टेंडर मिलेंगे, कितने टेंडर नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस आने वाला है। ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय है नहीं। आप अपने प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।